Hello friends, this is your beautiful channel All Types of Knowledge. Today we start some basic concept of chemistry of class 11. This is part 2nd. In this part we will cover properties of matter like physical property, chemical property, quantitative property, significant figure, and some useful terms like atomic mass, molecular mass, mole and so on. और पार्ट थर्ड में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास और परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, अभी तक हमने देखा व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाई इज केमिस्ट्री, हाउ इज केमिस्ट्री, मैटर एंड इट्स टाइप. अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना चेंज किए हुए सब्सटेंस का आइडेंटिटी. जैसे कि सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कलर. हमारे सामने अगर KMnO4 रखा है, हम इसे पहचान सकते हैं हाँ ये KMnO4 है, क्योंकि KMnO4 का जो कलर होता है वो डार्क पिंक में होता है. स्मेल से पहचान सकते हैं. जैसे कि विनेगर, हमारे घर में अचार बनता है तो उसमें विनेगर डलता है. विनेगर डलता है तो उससे हम पहचान सकते हैं, उसके स्मेल से पहचान सकते हैं हाँ ये विनेगर है. हमें तुरंत पता चल जाता है हाँ विनेगर का स्मेल है. तो स्मेल से हम फिजिकल प्रॉपर्टी को पहचान सकते हैं उसके. और फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टी. इट इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड व्हेन एनी केमिकल चेंज अकर इन दिस सब्सटेंस. इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं जब कोई केमिकल चेंज होता है सब्सटेंस में, जैसे रिएक्शन विद एसिड एंड बेस और कंबस्टिबिलिटी, टॉक्सिसिटी एंड सो ऑन. Now, quantitative property. It is represented by a number followed by unit related with it. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर और उसके साथ यूनिट से. जैसे कि अगर 2 kg लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ 2 kg किसी का वेट है या किसी का मास है. ठीक है, जैसे कि लिखा है 2 kg शुगर, तो हमें पता चल रहा है शुगर का मास है. लिखा है 2 मीटर, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ 2 मीटर किसी का लेंथ है. ठीक है, तो 2 मीटर किसी का लेंथ है, हमें समझ में आ रहा है. नाउ अब हम देखेंगे क्या बोलते हैं, इट इज जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी. ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. क्वांटिटिव प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही है. ठीक है, 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज देयर. इसमें 2 डिफरेंट सिस्टम होते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम हो गया, एक मैट्रिक सिस्टम हो गया. ठीक है, नाउ SI यूनिट. There are 7 basic or fundamental units in the SI system. First is length, उसका SI unit है मीटर, mass kg, time second, electric current ampere, temperature Kelvin, luminous intensity candela, amount of substance mole. Now, all other units are derived using above SI unit. हम सब यूनिट्स को और भी यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं जो ऊपर 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स दिए हैं उससे. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. हमें वॉल्यूम का यूनिट निकालना है. वॉल्यूम का यूनिट इसमें नहीं है, तो वॉल्यूम का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सबका यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है, ब्रेथ का भी मीटर होता है और हाइट का भी मीटर होता है. तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब. इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं. अगर हमसे पूछ लिया जाए डेंसिटी का यूनिट, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो हम लिख सकते हैं मास का यूनिट kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट अभी निकाला है हमने मीटर क्यूब. तो क्या आ गया? kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, नाउ द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप. अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. जैसे हमसे पूछ लिया जाए हाँ 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो 0 डिग्री सेल्सियस को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 9/5 इंटू 0 प्लस 32. ठीक है, तो क्या आ गया? 9/5 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 32 इट मीन्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक, अब रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल. केल्विन और सेल्सियस में फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15. ठीक है,
हम कैलकुलेशन के टाइम 0.15 नहीं लेते हैं, बस 273 लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 प्लस 273, जिसका आंसर होगा 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। नाउ it is interesting to note that temperature below 0 degree, that is negative value, are possible in Celsius scale. Celsius scale में 0 डिग्री के नीचे इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेल्सियस स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर होता है, बट केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ना। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर सच अ वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर, सो साइंटिस्ट यूज प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी टू रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। ये ईजी नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर हम मेज़र कर सकें, तो साइंटिस्ट क्या किए, कुछ प्रिसाइज और एक्यूरेसी लाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रिसीजन क्या होता है, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी, जैसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं, प्रैक्टिकल में टीचर्स कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसका 3 रीडिंग, मिनिमम 3 रीडिंग लेना जरूरी है। मिनिमम 3 रीडिंग लेने से क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं एक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है, एक एक्यूरेट रीडिंग मिल जाता है उसका, उस प्रैक्टिकल का। तो प्रिसीजन क्या होता है कि क्लोजनेस ऑफ उस वैल्यू से, जो रियल वैल्यू है उससे क्लोज वैल्यू आ जाता है। और एक्यूरेसी क्या होता है, हम उस एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेट मिला के एक्यूरेसी से हम उस एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 13 पे, कह रहा है कि इफ the true value for a result is 2.00 gram and student A takes 2 measurement and report the result as 1.95 gram and 1.93 gram। ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों नंबर एक दूसरे से क्लोज हैं, 1.93 और 1.95, ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं। तो ये प्रिसीजन तो बता रहा है, प्रिसाइज तो बता रहा है, बट एक्यूरेट नहीं है। 2 ग्राम से एक्यूरेट नहीं है, उसके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो नहीं बता रहा है बट प्रिसीजन बता रहा है। जो ए किया है, स्टूडेंट ए किया है, उसका प्रिसीजन तो बता रहा है बट एक्यूरेसी नहीं बता रहा है। अब अनदर स्टूडेंट बी रिपीट कर रहा है वही एक्सपेरिमेंट, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम एज द रिजल्ट फॉर 2 मेजरमेंट। इसमें क्या है, ये ना प्रिसाइज है क्योंकि ये दोनों जो नंबर है बहुत डिफरेंट है, दोनों बहुत दूर हैं। 1.94 और 2.05, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ना ये प्रिसाइज है ना ये एक्यूरेट है। अब व्हेन द थर्ड स्टूडेंट सी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट और दिस मेजरमेंट एंड रिपोर्ट 2.01 ग्राम एंड 1.99 ग्राम एज द रिजल्ट, तो वो क्या पा रहा है, 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम, ये दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। तो ये प्रिसीजन भी है, एक्यूरेट भी है, क्योंकि इसका आंसर इसी के आसपास, इसी के बीच में ही आएगा, जो कि 2.00 ग्राम आ रहा है। तो मतलब स्टूडेंट सी जो किया है, परफॉर्म किया है रिजल्ट, वो प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। प्रिसाइज मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज भी हैं और आंसर आ भी रहा है, एक्यूरेट आ रहा है। तो ये होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है अनसर्टेनिटी इन दी वैल्यू, किसी भी वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी आता है उसी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जो जीरो नहीं होते हैं, जीरो को छोड़ के कोई भी डिजिट्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है 285 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि है 2 भी है, 8 भी है और 5 भी है। ठीक है, और एक दिया है 0.25, इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 2 है और एक 5 है, बट इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। क्यों इधर 2 है, अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो आ रहा है, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो आ रहा है तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद
कोई नंबर है और उसके बाद नॉन जीरो नंबर है और उसके बाद कोई जीरो है तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे अभी नीचे एग्जांपल आएगा वो देखेंगे, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो कि मैंने कहा अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो है तो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा, सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। उस तरह के जीरो जो रहते हैं जो किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो रहते हैं वो एक डेसिमल पॉइंट को बताता है। जैसे कि ऊपर दिया था 0.25, तो इधर जो जीरो है वो पोजीशन बता रहा है डेसिमल पॉइंट का। ठीक है, एक एग्जांपल नीचे दिया है 0.03, इसके पास सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 3 एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 0.03 जीरो नहीं है, 0.0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर के पहले आ रहा है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर के बाद में जीरो आए तो ठीक है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, बट अगर उससे पहले आ जाए तो वो काउंट नहीं होता है। जैसे कि 0.0052 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि क्या है 5 है और 2 है। इन दो इसके 0.0052 के पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 5 है और एक 2 है। 0.00 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी दो नॉन जीरो डिजिट के या तीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है 2.005, इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी भी नंबर के राइट में या एंड में जीरो हो, राइट साइड या एंड में जीरो हो तो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 0.200 ग्राम, इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, कैसे? नॉन जीरो नंबर के जो पहले जीरो है उसको हम नहीं लेंगे, बट उसके बाद वाले दो जीरो तो लेंगे ना, तो इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट significant if there is no decimal point. For example, 100 has only one significant figure, but 100 has 3 significant figure and 100.0 has 4 significant figure. तो इस तरह नंबर अगर 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इस तरह के अगर नंबर आ गए तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लोग 10 टू द पावर कर देते हैं और इस साइंटिफिक नोटेशन की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पावर में कर देते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, जब इस तरह 100, 1000 और 10,000 टाइप नंबर आता है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नीचे दिया है 1 × 10 टू द पावर 2। क्या दिया है इधर? 1 × 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 2 है। ठीक है, ये 102 नहीं 10 टू पावर 2 है, देख लेना। कहाँ चला गया? हाँ, सो 1 × 10 पावर 2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1 है। एंड 1.0 × 10 पावर 2 में 2 है, जो कि 1 भी है और 0 भी है, बट 10 पावर 2 नहीं है। हम लोग 10 मतलब जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा रहता है 10 पावर 2 में लिखा रहता है, 10 पावर 3 में लिखा रहता है, 10 पावर 4 में लिखा रहता है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls और 20x हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 2 balls लिखा हो, 20 balls x लिखा हो तो इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि 2 के बाद हम लोग पॉइंट ऐड करके 0 0 0 0 0 0 मतलब बहुत से जीरो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी हो जाएंगे। तो कभी पूछा जाए किसी पर्टिकुलर नंबर का, अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें इन्फिनाइट है। ठीक है, जैसे 20 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, अभी हम लोग इस येलो पॉइंट का बात किए हैं, अभी इस वाले पॉइंट का भी बात किए ऊपर ही। ठीक है, कहाँ गया यार? सो इसका बात अभी हम किए हैं।
ये इसमें वही लिखा है जो 4th पॉइंट पे लिखा था। इन नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सब डिजिट सिग्निफिकेंट होता है। 4.01 हैज इंटू 10⁻2 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि 4 है, 0 है और 1 है। और 8.256 इंटू 10⁻³ के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो कि 8 है, 2 है, 5 है और 6 है। अब हम आगे देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, इसका रूल देख लेते हैं कैसे किया जाता है अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में हमें दिया हो। इसका रूल आपको पता होगा, बट एक बार मैंने सोचा बता देता हूँ। ठीक है, क्या है? जैसे हमारे पास 2 नंबर है, 5.6 इंटू 10⁵ है, ठीक, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर नंबर हैं जो पावर में नहीं है उसको हम एक साथ कर देते हैं। 5.6 इंटू 6 को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक, और बाहर 10⁻, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो जो पावर हैं वो दोनों ऐड होते हैं विथ साइन, जैसे कि 10⁵ प्लस -11 क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर उसका ऐड होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 6 6 36, 6 इधर 3 कैरी, 6 5 30 मतलब 33, 33.6 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा, तो 10⁻⁻6। मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया होगा। अब डिवीज़न का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³ दिया है, तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। और जब डिवीज़न में रहे तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 कैंसिल करके हम 3 लिख दिए। 3 इंटू 10⁸ विद साइन, सब्ट्रैक्ट होता है विद साइन, माइनस करेंगे -3 विद साइन लिख दिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁵ 5 आएगा, नहीं, 8 + 3 हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻11। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कर ही लेंगे आप लोग, तो इसको नहीं बताते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया होगा, पेज नंबर 12 पे शायद होगा। ठीक, अब हम सम यूजफुल टर्म्स देखते हैं। एटम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी एलिमेंट का जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय XAZ, वेयर X इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज मास नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, X एक एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन का सिंबल है। ठीक है, A क्या है हमारा, A जो दिया है मास नंबर दिया है। मास नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 35। इसके 2 आइसोटोप आते हैं, 37 होता है, 35 होता है। अभी देखेंगे आइसोटोप के बारे में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन का 35 और Z क्या है? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से कहते हैं, इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब एटॉमिक नंबर अगर हमको क्लोरीन का बताना हो एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कैसे बता सकते हैं क्लोरीन का? एटॉमिक नंबर इसका 17 था, हाँ 17 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसके? वो भी 17 ही होंगे। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है Z minus C, where C is the charge with sign, charge with sign, ठीक है, साइन के साथ चार्ज है। अब हमें निकालना है Na
प्लस का, ठीक है, Na प्लस का। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 प्लस है, तो 11 प्लस मतलब +1 है, तो 11 माइनस साइन के साथ लिख देंगे +1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Z-C करते हैं, जहाँ पे C चार्ज विद साइन होता है। अब मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। मतलब मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना देखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन दिया था, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का 35 है, नहीं क्लोरीन नहीं लेते हैं, सोडियम लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन बार बार हो जा रहा है। क्लोरीन का सोडियम का मास होता है 23 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 11, ठीक है। इस तरह निकल जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 1 और 2, मतलब 12 आ गया आंसर, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। अब हम इसी तरह, अब मास नंबर में निकालना हो तो इसमें प्लस कर देंगे प्रोटॉन में, ठीक। अब हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है हमारा कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक, ये फॉर्मूला है। सो रैम इज इक्वल्स टू, रैम का मतलब ये नहीं है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका अनदर फॉर्मूला जो है वो है मास इनटू एबेंडेंस, कितने % पाया जा रहा है वो, प्लस मास इनटू एबेंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल एबेंडेंस, ठीक है। क्यों इधर 2 एबेंडेंस क्यों लिखा है और 2 मास क्यों लिखा है, इसके बारे में बताते हैं। इधर एवरेज यूज किया गया था, ऊपर वाले फॉर्मूले द एवरेज मास ऑफ 1 एटम, एवरेज वर्ड यूज किया गया। क्यों किया गया है? द वर्ड एवरेज इन द अबव डेफिनेशन इज यूज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आइसोटोप में पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन का ही देखा गया था हम लोग, क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है, पहले आइसोटोप बता देते हैं। सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स में पाया जाता है। जैसे क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, जो कि होता है, पहला जो आइसोटोप होता है वो क्लोरीन 37 और 17 होता है, और दूसरा आइसोटोप जो होता है 35 और 17 होता है। ये जो होता है 37 वाला, ये 25% एबेंडेंस पाया जाता है, मतलब इतने % पाया जाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो 75 पाया जाता है। तो अभी इसका हम लोग निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे हम लोग क्लोरीन का। क्लोरीन का तो क्लोरीन का 35 एटॉमिक मास है एक आइसोटोप का, और 17 एटॉमिक नंबर है, और दूसरे वाले का 37 है और 17 है, ठीक है। और ये जो है 35 वाला वो 75% पाया जा रहा है, 35% पाया जा रहा है, और ये 25% पाया जा रहा है। फॉर्मूला हमारा क्या था फॉर्मूला? मास इंटू एबेंडेंस प्लस मास इंटू एबेंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, टोटल एबेंडेंस। तो हम लोग लिख लेते हैं, मास क्या है इसका, फर्स्ट वाले का 35 इंटू एबेंडेंस कितना है 75, प्लस 37 इंटू एबेंडेंस क्या है इसका 25, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल एबेंडेंस कितना है 75 प्लस 25, जो कि आंसर आ जाएगा 35.5, जो कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ठीक है। समझ में आ गया होगा रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। अब हम देखते हैं आगे, अब AMU क्या है। AMU और U इज एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट, ठीक है, एटम, ये एक यूनिट है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है,
1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू Na इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 10⁻23 इधर लिखा नहीं रहा, रुकिए। 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है, डिवाइडेड बाय ये हो गया AMU। 1 AMU इज इक्वल्स टू इतना होता है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू इधर दिया है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, और 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल। 2 और मोर एटम कंबाइन टू गिव और फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 और 2 से ज़्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। विच कैन बी प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, जिसको फ्री स्टेट में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे A प्लस A इज इक्वल्स टू A2, A प्लस A इज इक्वल्स टू A3, H प्लस H इज इक्वल्स टू H2 फॉर्म होता है। O प्लस O O3 फॉर्म करता है, और O प्लस O O2। मतलब 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम मिल के क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना हम लोग सीखेंगे, जो कि सम ऑफ एटॉमिक मास इन दी मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है, अभी देख रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं। हाँ, सो x की पावर, मतलब जो हम लोग देख रहे थे किसी, जैसे क्लोरीन का था 35 था एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास भी रिप्रेजेंट करता है, RAM जिसे कहते हैं। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी होता है, मतलब, और ये होता है मास नंबर भी, ये होता है एटॉमिक मास भी, और ये होता है मोलर मास के इक्वल भी। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। कैसे हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास देखने जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, पहले हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है क्या, ये देखते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि कार्बन है, तो कार्बन का पहले हम लोग कार्बन कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 6 मॉलिक्यूल है। 6 इंटू एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 12 इंटू एटॉमिक मास 1, प्लस एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6। तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, हम निकालते हैं। क्या बोलते हैं, 12 6 जा 72, प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96, प्लस करेंगे 6 प्लस 2 हो गया 10, 0 इधर 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 17 18। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। ठीक है, अब हम लोग वाटर का निकालते हैं इसी तरह। ठीक है, वाटर का निकालते हैं, इसको रफ कर देते हैं। H2O का निकालते हैं, H2O का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक मास 1, प्लस 1 ऑक्सीजन दिया है इनटू एटॉमिक मास 16। कितना आएगा? 16 प्लस 2 प्लस 16 पहले लिख देते हैं। 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। तो इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया वाटर का? 18, और इसका कितना आया था? 180। ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे पढ़ेंगे। मोल के बारे में बताया गया है, ओस्वाल्ड के बारे में। ठीक है, मोल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट विच टेल अबाउट द पार्टिकल नंबर एंड इट्स वेट। मोल एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि हमें किसके बारे में बताता है? पार्टिकल नंबर, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और उसके वेट के बारे में बताता है। मोल से हम लोग वेट भी निकाल सकते हैं, और वो वेट से मोल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल सकते हैं। मोल से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम से हम लोग मोल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल
नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग मोल से वेट और वेट से मोल निकालना देखेंगे, ठीक है। तो वेट से मोल निकालने के लिए हम लोग और ये मोल से वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला इधर लिखा है, मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। और अगर हमें वेट निकालना मतलब मोल से वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो मोल से वेट वेट से मोल निकालना हो गया। अब हम लोग वेट से मोल निकालना हो गया, मोल से वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर मास इनटू मोल, ठीक है। मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास एम, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे समझ ज़्यादा आएगा। इधर 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 22 ग्राम ऑफ CO2 का देखते हैं, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे। CO2 का पहले हम लोग निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आई क्या है, कितने कार्बन है 1 इंटू एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू एटॉमिक मास कितना हुआ इसका 16, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब इसको ऐड कर दें 12 प्लस 32 जो कि हो जाएगा 44, इसका मोलर मास कितना आ गया 44। अब हम निकालेंगे इसका मोल, तो मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्योंकि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग, n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दिया है इसका 22 ग्राम दिया है, 22 डिवाइडेड बाई 44 जो कि 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर कितना आ गया 0.5 मोल निकालना था, 0.5 मोल, ठीक है। अब निकालना है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 का, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 निकालना है, तो इसको रफ कर देते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास निकालने के लिए 2 इंटू एटॉमिक मास प्लस S का कितना होता है, सल्फ़र का होता है 32, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16 इंटू 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा कहाँ गया पेंसिल, हाँ 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। तो अब मोल निकालना भी सीख गए, वेट से मोल निकालना सीख गए। अब हम देखेंगे इसके बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकलता है मोल से, मतलब नंबर पार्टिकल से मोल कैसे निकलता है और वॉल्यूम से मोल कैसे निकलता है, अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।